पानी में ही है। ओके, ये गलती से कोई पी ना ले, पीना। सुमैत, कॉकरोच। ओके, तो अपन लोग करते हैं एक छोटा सा रिकैप, और आप लोगों को मुहर्रम में एक गम मैं भी दे देता हूं। सही है? सुनो, हमने स्टार्ट किया कहां से? पहला हमने किया बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सही है? फिर अपन ने क्या पढ़ा? नीड्स एंड वांट्स। और फिर अपन ने क्या पढ़ा? रिसोर्सेस। इसके बाद अपन कहां चले गए? पीपीसी पे। सही है? पीपीसी पे चले गए अपन। पीपीसी की अपन ने डेफिनेशन देखी और ग्राफ बनाया। तो ग्राफ में मैंने आपको दो चीजें समझाई थी। पहली चीज इनएफिशिएंट, और दूसरी चीज इम्पॉसिबल। सही है? फिर हम आगे बढ़े। चौथी चीज हमने क्या की? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था वो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इसका हमने एक ग्राफ देखा था। जब भी रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होगी तो पीपीसी में क्या आएगी? मूवमेंट आएगी, और मूवमेंट की वजह से क्या होगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अराइज होगी। यहां तक बात समझ आ गई? फिर हमने क्या पढ़ा? शेप्स ऑफ पीपीसी। सही है? शेप्स में कितने शेप हैं? स्ट्रेट लाइन, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स आज हम करेंगे। सही है? तो लास्ट क्लास में हमने ये दो चीजें कर ली थी। कॉन्वेक्स आज हम करेंगे। स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी रीजन एवरी रिसोर्स इज इक्वली स्किल्ड। तो एक जगह से निकालोगे दूसरी जगह पे डालोगे, उसकी प्रोडक्टिविटी पे कोई फर्क, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? कांस्टेंट। क्या ये प्रैक्टिकल होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स में जितना स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड हूं, मैं बिजनेस में इतना स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड नहीं होगा। तो इफ आई मूव फ्रॉम द टास्क दैट आई एम स्किल्ड इन टू द टास्क दैट आई एम नॉट स्किल्ड इन, आई विल सैक्रिफाइस अ लॉट एंड आई विल गेट अ लिटिल बिट, creating more opportunity cost. Hence concave curve. Concave is the most practical to life. सही है? most practical. तो always कोशिश करो कि आप कॉन्केव बनाओ। लेकिन अगर आप स्ट्रेट लाइन बना लेते हो, इट इज करेक्ट, इट इज नॉट इनकरेक्ट। कॉन्वेक्स कभी भी नहीं बनाओगे। कॉन्वेक्स हमेशा क्या होगा? गलत। अब मैंने आपको 1 2 3 4 5 ये मैंने क्यों लिखा है? नहीं, टेस्ट क्यों? अभी से टेस्ट, इतने से मैं टेस्ट। हाँ, क्यों क्यों लिखा है? जबरदस्त। सही है? मुझे आप लोग अपने नोट्स खोलो, नोट्स के बिल्कुल आखिर में जाओ, देखो क्या है, बिल्कुल लास्ट पेज पे है ना, लास्ट, बिल्कुल लास्ट पेज पे है। क्या लिखा हुआ है? एडिशनल नोट्स। हाँ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन पेज के ऊपर क्या लिखा हुआ है? हाँ, तो एडिशनल नोट्स का मतलब क्या है? ये हाँ, तो ये आपने घर पे बगैर रजिस्टर खोले खुद से लिखना है। कितने ग्राफ बनेंगे? 5। 1 2 3 4 5। आगे भी बात समझ? 5 ग्राफ और सबकी डेफिनेशंस विदाउट लुकिंग इन द रजिस्टर। आप अपने रजिस्टर को नहीं देखेंगे,
आप खुद से लिखेंगे और फिर आप अपने आप को चेक करेंगे आपने कितने बाइंड मारे। और ये मैं कब चेक करूंगा? ट्यूसडे। Whenever I give an assignment, I don't give you a deadline. It is implied कि ये नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास अपनी कब है? ट्यूसडे। ट्यूसडे को 9-10 मुहर्रम तो नहीं है, यानी क्लास तो होगी। और जो लोग ऑनलाइन लेंगे वो तो मुझे पता है कौन ऑनलाइन लेगा, तो व्हाट्सएप है आप लोगों के पास, तो आप लोग पिक्चर भेजोगे। सही, डन हो गया। थर्सडे नहीं होगी, थर्सडे 8 मुहर्रम और 9 मुहर्रम लग जाएगा ना, मगरिब के बाद 9 लग जाएगी, तो थर्सडे नहीं होगी, ट्यूसडे होगी। तो कॉपी करो, पॉइंट्स कॉपी कर लो ताकि, हाँ 8-9 को क्या होता है? सिग्नल नहीं होता ना, सिग्नल चले जाएंगे, सिग्नल चले जाएंगे, रोडें बंद हो जाएंगी, डबल सवारी पे पाबंदी लग जाएगी, बच्चे बाइकिया से आ नहीं सकेंगे, घर जा नहीं सकेंगे, तो ये सारा हालात थोड़े से बंद हो जाते हैं ना 9-10 मुहर्रम को। चलें कॉपी कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं कॉन्वेक्स पे। पिक्चर ले लो। हाँ, एडिशनल नोट्स जहां पे स्टार्ट हो रहे हैं वहां से करना शुरू कर लें। पेज नंबर 177 पे एडिशनल नोट्स हैं। जल्दी कॉपी करो, जल्दी। कर लिया? बड़ा ख्वार है भाई, अभी कर ले कॉपी। पिक्चर ले लो, नहीं पिक्चर ले लो, पेंसिल से घर पे कर लेना, कोई टेंशन। अभी जब मैं ये करूंगा तब के लिए स्पेस की, हाँ चले आ जाए। पेज नंबर क्या था हमारा? 12। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कॉन्वेक्स से मुराद क्या होता है? कॉन्वेक्स का शेप यूं होगा, समथिंग लाइक दिस। सही है, इट इज बेंडिंग टूवर्ड्स द ओरिजिन। सही है, एक तरफ मैंने लिखा कैपिटल गुड्स, एक तरफ मैंने लिखा कंज्यूमर गुड्स। सही, एक तरफ मैंने लिखा कैपिटल गुड्स, एक तरफ मैंने लिखा कंज्यूमर गुड्स। इस ग्राफ में क्या हो रहा होता है? इस ग्राफ में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इंक्रीजिंग कॉनकेव, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज डिक्रीजिंग कॉन्वेक्स। अब मैं आपको आसान कर देता हूं, सही है, आपको जिंदगी भर याद रहेगा। स्ट्रेट लाइन है मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कांस्टेंट। इसको मैं क्या बोलता था? इसको कॉनकेव तो बोलते हैं, वो सब बोलते, मैं क्या बोलता था? पुलिस वाले का पेट। पुलिस वाले का पेट क्या हो रहा है? बड़ा। बड़ा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो खा रहा ज्यादा है, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रही है, इंक्रीजिंग है। इसका पेट देखो, ढांचा दिख रहा है, क्यों? खाता कम है मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज, अब याद रहेगा। सही है, आगे वे बात समझ में। ये प्रैक्टिकल नहीं है तो क्यों पढ़ाया जा रहा है? जब 2 शेप्स पढ़ा दिए तो तीसरा भी देख लो, ऐसा हो सकता है। आगे जाके A2 में कॉन्वेक्स शेप के बहुत सारी चीजें आपको दिखेंगी, तब आप कंफ्यूज नहीं होना कि ये कॉन्वेक्स का क्या कॉन्सेप्ट है। कॉन्वेक्स ओरिजिन की तरफ, कॉनकेव ओरिजिन से दूर, और ये स्ट्रेट लाइन। डन हो गया? सही है, तो कॉन्वेक्स को कॉपी कर लें और उसके नीचे लिख लें द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज डिक्रीजिंग।
अयान खान इज वॉचिंग. डन. बस अब इसमें जगह ज्यादा मैंने छोड़ दी है, इतनी ज्यादा जगह की अपने को जरूरत नहीं थी. आगे बढ़ जाते हैं. अगला कॉन्सेप्ट है अनएम्प्लॉयमेंट एंड पीपीसी. अनएम्प्लॉयमेंट एंड पीपीसी. व्हाट डू यू मीन बाय अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट से मुराद क्या है? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तुमने बोला रिसोर्सेज में कमी, ये नहीं होगा. और क्या हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब रिसोर्सेज को अपन इस्तेमाल नहीं कर रहे और रिसोर्सेज क्या पड़े हुए हैं? वेले पड़े हुए. वेले समझते हो क्या होता है? फारिग पड़े हुए हैं, मौजूद है लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रहा. तो अनएम्प्लॉयमेंट में लिखे where resources are available but are not being used. लिख लिया अनएम्प्लॉयमेंट में भाईजान? पीछे छोड़ दो, बाद में लिख लेना. सही, ये बात समझ में आ गई. अब मैं आपको मिसाल देके समझाता हूं. ये क्या है? डब्बा. डब्बा होता हर जगह से बंद होता. और बताओ. ग्लास. जबरदस्त. मेरी ड्राइंग देखें कितनी जबरदस्त है. ये ग्लास में क्या है? पानी. पानी ब्लू कलर का है ना, ब्लू कलर का पानी. सही है. अब इस ग्लास में कैपेसिटी कितनी है? 500 ml. अपन ने पानी कितना भरा हुआ है? टॉप तक भरा हुआ है? नहीं. मतलब इसमें कैपेसिटी कितनी थी? 500 ml की. अपन ने इस्तेमाल कितना किया? लेट से 300 ml. इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास रिसोर्सेस तो मौजूद थे लेकिन अपन ने इस्तेमाल नहीं किया. ये गलती किसकी है? हमारी. जब रिसोर्सेस थे तो इस्तेमाल कर लेते भाई. अब किसी भी वजह से आपने इस्तेमाल ना किया वो आपके ऊपर है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है. अब मैं यहां पे ग्राफ बना रहा हूं और ग्राफ के थ्रू मैं आपको समझाता हूं. ये देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ कॉन्सेप्ट फॉर द इकोनॉमी एज अ होल और फॉर अ मार्केट. आप अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट कैसे देखते हो? पूरे मुल्क के लिए देखते हो या एक कंपनी के लिए देखते हो? मुल्क के लिए देखते हो. तो जब भी मुल्क के हवाले से कॉन्सेप्ट देखा जाएगा तो आप लेबल क्या करोगे? यहां पे कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स. सही. मैंने यहां पे एक पीपीसी बना दिया. इस पीपीसी में एक चीज इनकम्प्लीट है. क्या? पीपीसी को लेबल नहीं किया हुआ. ये बन गया मेरा ए. अब गौर से देखिएगा, अगर मैं यहां पे प्रोड्यूस कर रहा हूं पॉइंट एक्स पे, तो पॉइंट एक्स का मतलब क्या है? फुल एम्प्लॉयड. मतलब मैंने ग्लास को पूरा 500 ml तक भर लिया है. फुली एम्प्लॉयड. फुली एम्प्लॉयड का मतलब क्या? सारे रिसोर्सेस फुली एम्प्लॉयड है, यूज में. अगर मेरे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट हो रही होगी तो फिर क्या होगा? इसके अंदर होगा पॉइंट.
लेट्स से पॉइंट y पे I have the resources to produce at full capacity, but I am not producing at full capacity because there is unemployment. Before copying, unemployment of what? Of resources. So it can be land, labor, capital, and even entrepreneur. मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में बलोचिस्तान में बहुत ज्यादा पहाड़ है, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हो रही होती हैं, जो फायरिंग हो गई, किडनैपिंग हो गई, ये सारी एक्टिविटी, जिसकी वजह से वहां पे काम नहीं होता। तो जमीन है, लेकिन क्या वो यूज हो रही है? पहाड़ है, नेचुरल रिसोर्सेज, मार्बल वगैरह सब आता है वहां से, लेकिन वहां पे फड्डे चल रहे हैं, तो वो क्या हो रही है? अनएम्प्लॉयड। लेबर अनएम्प्लॉयड है, मतलब ह्यूमंस है लेकिन काम नहीं कर रहे। पाकिस्तानियों का तो ये पसंदीदा काम है ना, 2-2 बजे तक उठेंगे और फिर काम पे भी नहीं जाएंगे, तो ये वो वाले अनएम्प्लॉयड लोग हैं। कैपिटल, क्या मशीन है और इस्तेमाल नहीं हो रही? होता है, होता है। एग्जाम्पल दो। बहुत सारी कंपनीज के प्लांट बंद हो गए, प्रोडक्शन नहीं हो रही। नंबर 2, आप बोल सकते हो बहुत सारे लोगों के पास गाड़ियां होती हैं, लेकिन वो गाड़ियां सड़ रही होती हैं। तो मशीन है लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रही। एंटरप्रेन्योर, एक एंटरप्रेन्योर है बट ही इज नॉट एबल टू टेक अ रिस्क, ही डज नॉट फाइंड इट फीजिबल टू टेक अ रिस्क। खास तौर पे अभी जो सिचुएशन है, लोग कारोबार नया नहीं कर रहे। जो जितने भी बिजनेसमैन है ना, वो नए बिजनेसेस की तरफ नहीं जा रहे, बिकॉज मुल्क के हालात क्या है? बहुत अच्छे हैं। नहीं अच्छा, अच्छे हैं, सही है। आप लोग आजाद हो, ये तो अच्छा है ना, बाकी जैसे भी हो। सही, आगे भी बात समझ में। अब आप ये ग्राफ कॉपी कर लें और इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको लिखवा दूंगा। हाँ, डॉटेड लाइन बनाओ या स्ट्रेट लाइन बना दो, एक्स से वाई, बस ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि भाई आपके मुल्क में प्रोडक्शन क्या हुई है? कम। अभी करवाऊंगा। डन हो गया? बना लिया ग्राफ? सही है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन, एनालाइज यूजिंग अ पीपीसी द डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। अभी जो हमने ग्राफ बनाया, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही थी या डिक्रीज हो रही थी? इंक्रीज। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो रही है, तो आप ग्राफ कैसे बनाओगे? y से x की तरफ आप चले जाओगे, आप अनएम्प्लॉयमेंट से फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ चले जाओगे। सही है। क्या जरूरी है कि आप फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ ही जाओ? आप यहां से पॉइंट x से लेट से यहां तक भी आ सकते हो, ये भी करेक्ट है, और आप फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी आ सकते हो, मतलब y से x पे यूं भी आ सकते हो। तो इट हैज टू कम क्लोजर टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? कि एम्प्लॉयमेंट क्या हो रही है? बढ़ रही है। इतनी बात समझ में आ गई? सही है। अब इस ग्राफ को, इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। ये कितने मार्क का क्वेश्चन है? अच्छा, ये ओ लेवल्स का क्वेश्चन है, इट्स नॉट एन एएस लेवल क्वेश्चन, इट्स एन ओ लेवल क्वेश्चन। लेकिन ऑल्दो इट इज फॉर ओ लेवल्स, एएस में पूछा गया है, लेकिन मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था एक ग्राफ वो नहीं पूछता, वो एक साथ कितने ग्राफ पूछता है?
दो ग्राफ पूछता है, सही। तो हम अज्यूम करेंगे कि ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप ग्राफ बना लें। ग्राफ आप ऐसे बनाएंगे, सही है। अगर कोई बच्चा ये बनाता है ग्राफ तो भी परफेक्ट है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि लेबलिंग होनी चाहिए। 2 मार्क होते हैं ग्राफ के। अगर मैंने यहां पे कैपिटल गुड्स नहीं लिखा ना, सिर्फ कैपिटल गुड्स नहीं लिखा, वो 1 मार्क मेरा काट देगा। अगर मैंने पीपीसी पे एक्सेस के साथ ज्वाइन नहीं किया, मेरा 1 मार्क किया। तो वी हैव टू बी परफेक्ट व्हेन मेकिंग द ग्राफ्स, सही है। आप ग्राफ बनाएं। ओके, ग्राफ बना लिया। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम क्या करेंगे? डेफिनेशन किसकी? पीपीसी की। लिखे पीपीसी शोज द, देखो पीपीसी शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ goods and services PPC shows the combination of goods and services that can be produced with the given resources. हो गया? अब क्या एक्सप्लेन करोगे? इनिशियली वी आर एट पॉइंट, अब आपने जो भी लिखा हो मैं यहां पे इस वाले ग्राफ के थ्रू समझाऊंगा। तो लिखें इनिशियली वी आर एट पॉइंट, मेरे केस में y, आपके केस में जो भी हो। We are producing less than the full employment. We are producing less than the full employment which shows unemployment in the economy. Which shows unemployment in the economy. Full stop. Due to a decrease in the employment, due to the decrease in the unemployment, we are able to produce more capital and consumer goods. We are able to produce more capital and consumer goods. Capital and consumer goods, which is shown by a movement,
which is shown by a movement from point Y to X, which is shown by the movement from point Y to X. अब आपके केस में जो भी हो, X से Y हो या Y to X हो, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझें। मैंने एक ग्राफ बना लिया कैपिटल और कंज्यूमर गुड्स का। इनिशियली मैं पॉइंट एक्स पे था, तो मैं 5 कैपिटल गुड्स बनाता था और 10 कंज्यूमर गुड्स। अब मैं बना रहा हूं 10 कैपिटल गुड्स, 20 कंज्यूमर गुड्स। इस केस में मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कुछ भी नहीं होगी। रीजन, क्योंकि मैं कोई भी चीज कम नहीं बना रहा, दोनों चीजें मैं ज्यादा बना रहा हूं। यह बात समझ में आई? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कब अराइज होती है? जब एक चीज कम और दूसरी चीज ज्यादा बनाओ। अब ये देखें, एक और मैं आपके सामने ग्राफ बना रहा हूं। ये हो गया कैपिटल गुड्स, ये हो गया कंज्यूमर गुड्स, सही है? ये हो गया मेरा पॉइंट एक्स से मैं कहां आ गया? पॉइंट वाई पे। लेट्स से 5, 10, 10, 20। इस केस में मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? इस केस में भी मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कुछ भी नहीं होगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होने के लिए एक चीज का बढ़ना और दूसरी चीज का कम होना जरूरी है। अगर एक चीज कम होगी तभी तो मैं दूसरी चीज ज्यादा बनाऊंगा, एंड दैट वुड लीड टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब दोनों ही कम हो रही हैं, सो देयर इज नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अराइज कहां पे होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ओनली अराइजेस when you are at full employment and you move along the curve. तो opportunity cost कब arise होगी? Only when you are at full employment and you are moving up and down the curve. Why do we move up and down the curve? Reallocation of resources. आई बात समझ में? अब मैं आपको मिसाल देके समझा देता हूं। एक ग्लास है, ग्लास में इतना क्या है? शरबत है। अब अगर मैं इसमें मजीद पानी डालना चाहूं तो मैं डाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि जगह क्या है? वेकेंट। आई डोंट हैव टू सैक्रिफाइस एनीथिंग। लेकिन अगर इसमें जो शरबत है वो फुल हुआ है और अब मैं इसमें कुछ डालना चाह रहा हूं, तो मुझे पहले यहां से शरबत को क्या करना पड़ेगा? कहीं और डालना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तब जाके मैं कुछ और डाल सकूंगा। तो रूल क्या बना? whenever there is unemployment, this will not create an opportunity cost. Opportunity cost will only be created if you are at full employment. समझ आ गई? क्या समझा? फुल एम्प्लॉयमेंट होगी तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, और अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होगी। यहां तक बात समझ में आ गई? सही। अच्छा, हम कहां पे थे? हमने आंसर भी कर लिया और फिर पूरा पेज भी बाकी रह गया। जगह मैंने बहुत ज्यादा छोड़ी है, नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे दिमाग में रहेगा। ओके, अगला कॉन्सेप्ट क्या है? हाँ, होगी नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही नहीं होगी। मैं तुम्हें एक और मिसाल देके समझाता हूं, हो सकता है तुम लोग को समझ में आ जाए। से ये देखें, मेरी क्लास में 30 चेयर्स हैं। 30 की 30 चेयर्स पे बच्चे बैठे हैं। 3 नए बच्चे आते हैं एडमिशन लेने के लिए। तो मैंने जो
3 बच्चों को, जो नए बच्चे हैं, मैं चाहता हूं वो मेरी क्लास में बैठे, लेकिन मेरी क्लास में कितनी चेयर्स है? 30, और सारे बच्चे बैठे हुए हैं, तो मैं किन 3 बच्चों को फारिग करूंगा? जिनका पढ़ाई में 0 इंटरेस्ट है, मैं उनको लात मार के निकाल दूंगा और फिर मैं नए 3 बच्चे बैठा लूंगा। सो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 3 न्यू स्टूडेंट्स इज 3 नल्ले स्टूडेंट्स। यही है। तो जब फुल एम्प्लॉयमेंट पे हूं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। लेकिन अगर मेरी क्लास में 30 चेयर्स हैं और बच्चे सिर्फ 20 बैठे हैं और 3 नए एडमिशन आ जाते हैं, तो क्या होगा? आ जाएंगे। क्या मुझे किसी को सैक्रिफाइस करना होगा? नहीं। आगे भी बात समझना है। एक और कॉन्सेप्ट समझो, अगर मेरी क्लास में 30 चेयर्स हैं और 30 ही बच्चे हैं और 3 बच्चे मुझे छोड़ के चले जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। यानी 3 चेयर्स मेरी क्या हो रही हैं? खाली। 3 कैपिटल इक्विपमेंट्स आर नॉट बीइंग यूज्ड। सिंपल कॉन्सेप्ट। आगे भी बात समझना। अब आपने हेडिंग डाली हुई होगी शिफ्ट इन पीपीसी। शिफ्ट इन पीपीसी। अब मैं आपके सामने शिफ्ट इन पीपीसी का कॉन्सेप्ट समझाता हूं। एक तरफ मैंने लिख दिया कैपिटल गुड्स, एक तरफ मैंने लिख दिया कंज्यूमर गुड्स, पीपीसी ए। सही है। अब पीपीसी शिफ्ट हो गया बाहर की तरफ बीबी पे, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? ए से जब आप शिफ्ट हो रहे हो बीबी पे, इसको अपन कहते हैं शिफ्ट आउटवर्ड्स। क्या कहते हैं? शिफ्ट आउटवर्ड्स। जब भी शिफ्ट आउटवर्ड्स होता है, इसका मतलब यह है कि मेरी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी थी वो क्या हो गई है? बढ़ गई है। प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या हो गई है? बढ़ गई है। और अगर मैं अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाता हूं, ए से सी पे आता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा? दिस इज नोन एज शिफ्ट इनवर्ड्स। अब जब शिफ्ट इनवर्ड्स हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि मेरी प्रोडक्टिव कैपेसिटी प्रोडक्टिव कैपेसिटी से मुराद क्या है कि अब मैं प्रोड्यूस ही कम कर सकता हूं, और प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ने से क्या मुराद है कि अब मैं प्रोड्यूस ज्यादा कर सकता हूं। अगेन मेरी क्लास में आ जाओ। मेरी क्लास में कितनी चेयर्स है? 30। याद रहेगा, जिंदगी भर याद रहेगा। कितनी चेयर्स है? 30। अब अगर मेरी क्लास में 5 चेयर्स टूट जाएं, तो अब मैं कितने बच्चों को पढ़ा सकता हूं? 25। आगे भी बात समझ में। लेकिन अगर 3 बच्चे छोड़ के मुझे चले जाते हैं, तो मेरी कैपेसिटी कितनी है? 30 की। अब मैं इस्तेमाल कितना कर रहा हूं मेरे पे। तो अनएम्प्लॉयमेंट पे और शिफ्ट इनवर्ड्स में फर्क है। फर्क क्या है? जब शिफ्ट इनवर्ड्स हो रहा है मतलब आपकी कैपेसिटी कम हो रही है। पहले 30 चेयर्स थी, अब 25 चेयर्स है, मतलब मैं 25 ही पढ़ा सकता हूं। और अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? पहले 30 चेयर्स थी, 3 बच्चे छोड़ के चले गए, तुम 3 और बच्चे पढ़ा सकते हो अगर आ जाए तो। फर्क समझ में आ गया? सही है। ग्राफ कॉपी करें, उसके नीचे ये दोनों चीजें कॉपी कर लें। और एरोज भी बना दिया करें। तो ये आउटवर्ड का हो गया ब्लू वाला, और इनवर्ड्स का हो गया ये
रेड वाला। ओके, डन। अब इसके नीचे लिखें अ पीपीसी शिफ्ट्स, अ पीपीसी शिफ्ट्स ओनली व्हेन, a PPC shifts only when the quality and quantity of, only when the quality and the quantity of resources change. पीपीसी शिफ्ट होने की एक ही वजह है, क्या? क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब गौर से देखिएगा, मेरे रिसोर्सेज लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर है। लैंड की क्वालिटी को मैं कैसे बढ़ा सकता हूं? मतलब मेरी जमीन पे एक आम का दरख्त है, वो 100 किलो आम देता है, उसको फर्टिलाइजर का मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी। तो कोई भी टेक्नोलॉजी के थ्रू मैं अपने लैंड की क्वालिटी को इंक्रीज कर सकता हूं। पहले जमाने में गाय, बैल, बकरा ईद पे जो अपन कुर्बान करते थे, वो नॉर्मल होते थे, साइज थोड़े से होते थे, जो कि जायंट होते थे। आजकल क्या है, इंजेक्शन ठूसा तो वो इतने बड़े हो जाते हैं, वो जानवर बोलता है भाई मेरे को ज़िबा कर दे, चला नहीं जा रहा मुझसे। सही है, टेक्नोलॉजी इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ गुड्स। क्वांटिटी कैसे बढ़ा सकते हो लैंड की? डिस्कवरिंग न्यू रिसोर्सेस। मतलब हमारे मुल्क में क्रूड ऑयल निकल आए कहीं से, या गोल्ड की माइन निकल आए, नेचुरल रिसोर्स है, हाँ, पहले था नहीं, अब डिस्कवर हुआ। दूसरा कहलाता है लैंड रिक्लेमेशन। कश्मीर है डिस्प्यूटेड टेरिटरी, आजाद करवा दिया पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान का लैंड इतना था, जमीन इतनी थी, अब जमीन थोड़ी सी बढ़ गई। कश्मीर में जितने नेचुरल रिसोर्सेस थे अब वो पाकिस्तान के हो गए। एक। दूसरा, बुर्जुल अरब दुबई में, कहां पर है दुबई में? समंदर में। तो उन लोगों ने समंदर के बीच में एक जमीन बनाई आर्टिफिशियल, और उस जमीन पे इन लोगों ने क्या किया? स्ट्रक्चर को खड़ा किया। पाम आइलैंड है दुबई में, कंगलो, पिक्चर में तो देखा होगा ना, सही है, पाम आइलैंड है। पाम आइलैंड कुछ इस तरीके से, सही है, इस तरीके से। वो पाम आइलैंड का है समंदर पे। भाई समंदर पे ये लोग जमीन बनाते और फिर उस पे वो उन लोगों ने वो कर दिया। दुनिया में दो मुल्क ऐसे हैं जिससे पूरी दुनिया को सीखना चाहिए, सिंगापुर, जापान। सिंगापुर व्हेन इट कम्स टू पोल्यूशन को कम करना, दुनिया में सबसे ज्यादा एफर्ट करता है। वो बोलता है कि मेरे मुल्क में जितना भी कचरा है ना, मैं डंप कर दूंगा जमीन पे, और उसके ऊपर उसको लैंड रिफिल करता है, यानी समंदर में वो डालता है, लेकिन इस तरीके से नहीं डालता कि वो फैल जाए, और उस कचरे के ऊपर वो जमीन मजीद बना लेता है। तो पहले अगर सिंगापुर मिसाल के तौर पे इतना था ना, तो अब वो क्या हो गया है, थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है। उसने थोड़ा सा समंदर को क्या कर लिया, जमीन बना लिया, और सारा कचरा क्या कर दिया, जमीन के नीचे डंप कर दिया, ताकि वो मरीन लाइफ को डैमेज ना करे, और वो उसकी जमीन एक्सपैंड हो रही है। ये लैंड रिक्लेमेशन है। आगे भी बात समझ में? लेबर की क्वालिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हो? ट्रेनिंग। और लेबर की क्वांटिटी को कैसे बढ़ा सकते हो? इमिग्रेशन आई वाला, यानी बाहर से लोग आएंगे
तो आपके पास लेबर फोर्स बढ़ जाएगी। आप में से जो हजरात सोच रहे हैं कि बर्थ रेट बढ़ा दो, उससे लेबर नहीं बढ़ेगा, उससे सिर्फ क्या बढ़ेंगे, पॉपुलेशन। 18 साल बाद जाके वो लेबर बनेगा, लेकिन अभी वो क्या है, बच्चा है, इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन। अब सुनो, मेरे मुल्क में 100 लेबर है, मैंने 10 नई दुकानें खोल दी, तो 100 110 लेबर हो जाएंगे, 100 लेबर 110 हो जाएंगे। तो वो पहले भी लेबर थे, अब भी लेबर है। वही ना, इमिग्रेशन हो गई ना, अगर वो दूसरे मुल्क में काम कर रहे थे तो हमारे पास आ जाएंगे, इमिग्रेशन। एक और है रिटायरमेंट एज। बढ़ा दो, रिटायरमेंट एज बढ़ा दो, स्कूल लीविंग एज। पहले 60 इयर्स के बुढ़े रिटायर हो जाते थे, अब हमने बोला 65 इयर्स के बुढ़े रिटायर होंगे। तो जो 61, 62, 63, 64, 65 का, वो सारे क्या करेंगे, काम कर। तो लेबर बढ़ गई। स्कूल लीविंग एज कम कर दो, पहले 18 साल थी स्कूल लीविंग एज, फिर वो काम करता था, अब हमने बोला 16 साल है स्कूल लीविंग एज। तो 16, 17, 18, ये 3 उम्र के जो बच्चे हैं, ये सारे क्या करेंगे अब, काम। तो लेबर बढ़ गई। क्वालिटी, हम दोनों में से कोई एक बात करेंगे। पहले हमारे पास 10 हाथ थे, अब हमारे पास 12 हाथ हो गए, 2 हाथ बूढ़े के, तो क्या हुआ, वो स्लो बनाएगा ना, लेकिन बनाएगा तो सही ना, तो प्रोडक्शन बढ़ी ना। सही सही। मिनिमम वेज भी आप कह सकते हो, लेकिन वो थोड़ा और टेक्निकल हो जाएगा, मैं नहीं जाता उस तरफ। मिनिमम वेज को बढ़ाओगे तो जो लोग काम पहले नहीं करते थे, मिसाल के तौर पे मैं बड़ा रईस हूं, मैं बोलता हूं कि भाई महीने के लाख रुपए दोगे तो काम करूंगा। अब कोई लाख रुपए देता ही नहीं है, तो मैं काम करता ही नहीं हूं, मैं लेबर हूं ही नहीं। लेकिन गवर्नमेंट ने बोल दिया हर बंदे को लाख रुपए मिलेंगे, तो अब मैं क्या बोलूंगा, काम कर रहा हूं, मैं लाख रुपए मिलने दो। तो पहले मैं लेबर नहीं था, अब मैं लेबर बन जाऊंगा। सही। कैपिटल क्या होता है, मशीन्स की क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करोगे, टेक्नोलॉजी। और क्वांटिटी को कैसे इंप्रूव करोगे, ज्यादा खरीद लो, इंडिया से ले लो, चाइना से ले लो, या ज्यादा खुद ही बना लो। एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी कैसे बढ़ाओगे, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, रेगुलेशन कह सकते हैं। और एंटरप्रेन्योर की क्वांटिटी को कैसे बढ़ाओगे, इमिग्रेशन। पाकिस्तान में अफगानी आते हैं, मजदूर बनते हैं, लेबर, लेकिन कुछ लोग नस्वार का काम भी करते हैं। मोची हजरात, अपना कारोबार है, उसका कारोबार कर रहा है, एंटरप्रेन्योर बढ़ रहा है। सही है। आप ये कह सकते हो गवर्नमेंट ग्रांट्स, गवर्नमेंट अगर हेल्प करेगी तो हर लेबर एंटरप्रेन्योर बन जाएगा। बात समझ में आ रही है। काम करने के लिए सबसे पहला चीज क्या चाहिए होती है, पैसा। अगर गवर्नमेंट बोले मुझसे पैसा ले ले, काम कर ले, तो वो अपना नौकरी छोड़ेगा और वो क्या बन जाएगा, एंटरप्रेन्योर। क्या हर बंदा नौकरी छोड़ देगा, नहीं। एक रिसर्च हुआ था एक कंपनी में, उस कंपनी ने बोला कि मैं अपने एम्प्लॉइज को जो भी आज छोड़ेगा ना, इतने पाउंड्स दे दूंगी, मुझे डाउन साइजिंग करनी है। सिर्फ 2 एम्प्लॉइज उनके पास पहुंचे कि भाई हम छोड़ रहे हैं, हमें दे दो पैसे। बाकी क्यों नहीं छोड़ रहे थे, क्योंकि उनके पास पैसा आ रहा था इन द फॉर्म ऑफ सैलरीज, तो वो खुश थे, वो भाई रिस्क लेना ही नहीं है अपने को। यही होता है दुनिया में, यही होता है कि जो रिस्क नहीं लेता फिर वो सारी जिंदगी क्या कर रहा होता है, नौकरी। अच्छा, तो ये लेबर, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, क्या इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी हमेशा बढ़ती है, कम भी होती है। कैसे कम होगी, नेचुरल डिजास्टर आ गया, नेचुरल डिजास्टर आएगा तो लैंड को क्या होगा, तबाह हो जाएगी, लेबर को क्या होगा, कैपिटल तबाह हो जाएगा, एंटरप्रेन्योर मर जाएगा, वॉर हो गई, सारी चीजें तबाह हो जाएंगी। तो इट कैन शिफ्ट इनवर्ड्स इफ द क्वालिटी एंड क्वांटिटी इज डिक्रीजिंग,
एंड इट कैन शिफ्ट आउटवर्ड्स इफ द क्वालिटी एंड क्वांटिटी इज, आगे भी बात समझ है, इस पर हमारी डिबेट हो गई, दिमाग में बैठ गया। शिफ्ट के लिए क्या है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज, आगे भी बात समझ में सही। तो यहां तक रखते हैं क्लास को, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बात करेंगे।